Investment in the securities market is subject to market risks. Investors are advised to read all related documents carefully before investing. यार हमारे पेरेंट्स की पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत सिंपल होती थी। एफडी करा लो जो बचत हुई, थोड़ा बहुत बच्चों के लिए प्रोविडेंट फंड करा लो और एक आध एलआईसी पॉलिसी ले लो, हो गई फाइनेंशियल प्लानिंग। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो सही था, मैं ये कह रहा हूं कि कम से कम कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। नाउ पिछले कुछ सालों में इतने सारे इन्वेस्टमेंट और पर्सनल फाइनेंस ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि इट फील्स ओवरवेलमिंग, क्योंकि हमें डर लगता है कि या तो हम कुछ गलत कर देंगे, और इस डर से हम शुरू ही नहीं करते। मैंने मेरा जॉब भी इवॉल्व होते देखा है। कुछ साल पहले जहां मैं अवेयरनेस के अराउंड काम करता था कि ये प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है, पता है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड होता है, आप एनपीएस कर सकते हो, से माय रोल हैज नाउ इवॉल्व्ड टू ट्राइंग टू प्रोटेक्ट इन्वेस्टर्स फ्रॉम व्हाट्स नॉट राइट। तो मैंने ये अवेयरनेस साइकिल को चेंज होते देखा है मेरे लिए भी। अब मैं ज्यादा ओपिनियनेटेड हो गया हूं। मेरा काम है आपको दुनिया भर की नॉइज से, दुनिया भर की ओवर इंफॉर्मेशन से, मिस इंफॉर्मेशन से बचाना। दिस इज प्रांजल कामरा। आप देख रहे हैं फिनोलॉजी, द फाइनेंशियल फ्रीडम कंपनी। आज मैं आपकी हेल्प करूंगा कि कुछ वो जो कॉमन सवाल होते हैं ना, जैसे ये या फिर या फिर ये सारे सवाल जो बार बार हमारे दिमाग में आते हैं अबाउट पर्सनल फाइनेंस, और लोगों की कई बार पूरी जिंदगी ये सवाल उनके दिमाग में रहते हैं। कौन सा पैसा म्यूचुअल फंड में लगाऊं, कौन सा स्टॉक्स में लगाऊं, इसकी एफडी करूं क्या, रेंट वर्सेस बाय अ हाउस, मैं बच्चों की एजुकेशन के लिए क्या करूं, मैं अपनी मंथली इनकम कैसे बढ़ाऊं, कर्जा जल्दी से कम कैसे कर सकूं, ये सारे कॉमन सवाल जो हम सबकी जिंदगी में आते हैं और हमारी पर्सनल फाइनेंस प्लान को कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। ये सब मैं आपको आज सॉल्व करके दूंगा। इस एक वीडियो से आई विल हेल्प यू सॉर्ट आउट योर पर्सनल फाइनेंशियल प्लान फॉर एवर। शुरू करें। पहला सवाल बहुत वायरल क्वेश्चन है, बहुत कॉमन है, मैं घर रेंट पे लूं या खरीद लूं। बहुत सिंपल आंसर है इसका, कि इसका कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं है। इट्स लाइक बाइंग अ कार। आपको छोटी कार लेनी चाहिए कि बड़ी कार लेनी चाहिए, 5 सीटर 7 सीटर, इट डिपेंड्स ऑन योर नीड्स। फिर भी कुछ थंब रूल्स मैं आपको दे देता हूं। सबसे पहला, आप घर खरीदने का भूल जाओ अगर आप ये श्योर नहीं हो कि आप अगले 15-20 साल इसी शहर में, इसी मोहल्ले में रहने वाले हो। अगर सिटी और लोकेलिटी फिक्स नहीं है तो आप अपने आप को उस शहर के, उस मोहल्ले में एक घर खरीद के बांधना क्यों चाहते हो? भूल जाना, रेंट पे रहो। दूसरा सवाल, अगर आप अपना पहला घर खरीद रहे हो, हमेशा किराए में रहे हो, एक घर लेना चाहते हो एंड यू कैन मैनेज इट विथ लेस देन 30% ऑफ योर हाउस होल्ड इनकम गोइंग टूवर्ड्स ईएमआई, यानी मान लेते हैं आप और योर स्पाउस दोनों मिल के 2 लाख रुपए महीना कमाते हैं, और जो आप घर लेना चाह रहे हैं उसकी ईएमआई 60,000 रुपीज या उससे कम आएगी, 30% ऑफ योर मंथली इनकम से कम में आप उस घर की ईएमआई पटा सकते हैं। और ये आपका पहला घर है, दूसरा नहीं, आप उसको रहने के लिए यूज करने वाले हैं, तो यू कैन थिंक अबाउट इट। लेकिन अगर ऑलरेडी आपके पास एक घर है और आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए लेना चाहते हैं, मैं इसे प्रेफर नहीं करता, क्योंकि रियल एस्टेट में रियल लैंड है, बाकी सब डिप्रिशिएटिंग है। तो आप घर बना रहे हैं, जमीन की वैल्यू बढ़ेगी, बिल्डिंग की वैल्यू गिरेगी। तो अगर आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना ही है और अगर आप वो टैक्सेस, लीगल पेपर वर्क, ये सबसे कंफर्टेबल हैं, तो लैंड इज फाइन, बाकी नहीं करना चाहिए। रियल एस्टेट की रियल वैल्यू ये है कि आप रोज उसे कंज्यूम करो, तब तो ये सारे हैसल्स वैलिड हैं, जो मेंटेनेंस, लीगल पेपर वर्क, टैक्सेस, ये सारे हैसल सिर्फ तभी वैलिड है जब आप रोज उस प्रॉपर्टी को इंजॉय कर रहे हो, अदरवाइज सिर्फ लैंड। लास्टली, इट डिपेंड्स ऑन योर टेम्परामेंट। जैसे कई लोग बहुत सारा गोल्ड, चाहे गोल्ड ईटीएफ्स के थ्रू हो या फिजिकल गोल्ड हो, में कंफर्टेबल होते हैं, देन पर्सनली एज एन इन्वेस्टमेंट दैट इज बेटर। कुछ लोग म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स में ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं। पर्सनली आई फील एज एन इन्वेस्टमेंट दैट इज बेटर। लेकिन इफ यू थिंक नहीं, मैं गोल्ड में कंफर्टेबल फील नहीं करता, मैं स्टॉक्स म्यूचुअल फंड्स में मैं ज्यादा पैसा डाल नहीं पाता, मुझे वोलेटिलिटी से डर लगता है, देन आपके टेम्परामेंट को रियल एस्टेट सूट करता है। तो डू व्हाट सूट्स योर टेम्परामेंट। दूसरा एक बहुत कॉमन सवाल आता है, मैं कौन सा पैसा एफडी में डालूं, कौन सा स्टॉक्स में, कौन सा म्यूचुअल फंड में। बहुत सिंपल सा आंसर है, जो पैसों की जरूरत आपको अगले 3-4 साल में पड़ने वाली है, एफडी इज अ ग्रेट प्लेस फॉर दैट। उससे स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड्स में गैम्बल नहीं करना है। जो पैसा आप 5 साल से ऊपर इन्वेस्टेड रख सकते हो और जो फिक्स्ड गोल्स के लिए है, जैसे आपको पता है कि 10 साल बाद आपको एक घर खरीदना है, म्यूचुअल फंड्स
आपको पता है 12 साल बाद मेरे बच्चे की हायर एजुकेशन है, म्यूचुअल फंड्स। जो पैसा आपके पास सरप्लस है, कई बार ये होता है कि फैमिली प्रॉपर्टी डिवाइड होती है, उसको लिक्विडेट किया तो 25 30 40 लाख रुपए लमसम आते हैं, जो एक्स्ट्रा है, जिस पे आपके गोल्स डिपेंडेंट नहीं है, जो आप अपनी वेल्थ क्रिएशन के लिए या लॉन्ग टर्म में अगर कभी 10 साल 20 साल बाद कुछ एक्स्ट्रा पैसों की जरूरत पड़े तो उसके लिए बचा के रखना चाहते हो, उस पैसे को, वेल्थ क्रिएशन वाले पैसे को आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करिए। तो 3 सिंपल क्लासिफिकेशन है। अगले 4 5 सालों में जो पैसों की जरूरत है, एफडीज। 5 साल से आगे के जो गोल्स हैं, फिक्स्ड गोल्स हैं, आपको पता है रफली कितना अमाउंट लगना है, म्यूचुअल फंड्स। वेल्थ क्रिएशन, जो आपके पास सरप्लस, आप बस वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो लॉन्ग टर्म के लिए, स्टॉक्स। लेकिन स्टॉक्स में ना एक प्रॉब्लम आता है, आप खुद स्टॉक्स अच्छे से ढूंढने अगर जाओ तो बहुत टाइम लगता है, रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टेड वैलिड नहीं लगता। ये प्रॉब्लम सॉल्व करता है फिनोलॉजी 30। हर महीने 2 3 फ्रेश स्टॉक आइडियाज फ्रॉम टीम फिनोलॉजी। ये स्टॉक्स हम क्यूरेट करते हैं, केयरफुली फिल्टर करते हैं फॉर अ सेफ्टी फर्स्ट अप्रोच। एटलीस्ट हमारी कोशिश रहती है कि बहुत ज्यादा वोलैटिलिटी आपको फेस ना करनी पड़े। स्टॉक मार्केट में इनहेरेंट वोलैटिलिटी जो है वो हटा नहीं सकते हम, लेकिन उसे बढ़ाए ना, ये कोशिश रहती है। फिनोलॉजी 30 का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तीसरा सबसे कॉमन सवाल, अगर मुझे रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है तो मैं कैसे करूं? जब भी मैं कहता हूं कि द बेस्ट वे टू डू इट इज थ्रू नेशनल पेंशन स्कीम, तो लोग डिसअपॉइंट होते हैं। उससे तो पैसा निकालना आसान नहीं है, कंडीशंस बहुत रिजिड हैं। हालांकि अब नई स्कीम्स आई हैं जिसमें इसे बहुत फ्लेक्सिबल किया गया है, लेकिन वी नीड टू अंडरस्टैंड कि एक रिटायरमेंट प्लानिंग प्रोडक्ट से अगर आप पैसे निकाल पाएंगे तो रिटायरमेंट प्लानिंग तक उसे रखेंगे कैसे? अ प्रोडक्ट दैट्स डिजाइन्ड फॉर रिटायरमेंट, उसकी ये अच्छी बात है कि आप आसानी से पैसा नहीं निकाल सकते। बहुत बोरिंग है, बहुत डिसिप्लिन लगता है, लेकिन इट्स डिजाइन्ड कि जब आप 60+ हो जाए ना, तो आपको सडनली ये रियलाइज ना हो, अरे मेरे पास तो सेविंग्स नहीं है और मेरी नौकरी अब खत्म हो गई। उस समय आपके ऑप्शंस लिमिटेड होते हैं। इसीलिए ये स्ट्रिक्टर लॉक इन और ये लॉन्ग टर्म होराइजन बहुत जरूरी है। इसीलिए ये जो बोरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है ये बहुत जरूरी है। एनपीएस पे मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, प्लीज इसे देख लीजिएगा। आफ्टर 60 यू विल थैंक मी। एक सवाल आजकल पिछले 2 3 सालों से बहुत चल रहा है, मुझे जल्दी रिटायर होना है, फायर, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड रिटायर अर्ली। कितना जल्दी? कुछ साल पहले ये 50 था, देखते देखते 40 हुआ, फिर 30s हुआ, आजकल 20s की भी बात होने लगी है। आई थिंक ये बहुत गलत सवाल है। मेरे पास कोई तरीका नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि कैसे आप अपने 30s में रिटायर हो सकते हो, इवन 40s में रिटायर हो सकते हो। 1 in 1000, आपने कोई कंपनी चालू की, रातों रात यूनिकॉर्न हो गई, अलग बात है, पर मैं उसकी आपको एक टेम्पलेट नहीं दे सकता। मैं आपको लॉटरी कैसे जीते इस पे कोई वीडियो बना के नहीं दे सकता। इट्स प्योर लक, या कोई प्योर जीनियस हो तो, बट वो टेम्पलेट बना के दिया नहीं जा सकता, इसलिए मैं वो बात नहीं करूंगा। मैं कहूंगा ये पर्सपेक्टिव गलत है, ये सवाल बहुत गलत है। क्योंकि इफ यू वांट टू रिटायर इन योर 30s और 40s, देन प्रोबेबली आप जो कर रहे हो वो सही नहीं है। क्योंकि 40 में रिटायर हो जाओगे, 80 साल की जिंदगी है आजकल, अगले 40 साल करोगे क्या? तो आई थिंक इट्स द रॉन्ग क्वेश्चन। मैं समझ सकता हूं अगर कोई 50s में रिटायर होना चाहे, ना कि 60s में, उसे लगे मुझे 50 में 55 में रिटायर होना है और अगले 20 30 साल मुझे आराम से जीना है। दैट कैन बी डन। अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग से हम रिटायरमेंट को 10 साल प्रीपोन कर सकें, आई थिंक वेरी वैलिड गोल। लेकिन 20 साल 30 साल प्रीपोन कर सकें, खास करके तब जब आजकल हम पोस्ट रिटायरमेंट काफी ज्यादा जीते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती जा रही है। तो पहले अगर कोई 60 65 पे रिटायर हो रहा है और हमारे देश में लाइफ एक्सपेक्टेंसी 70 75 साल थी, तो आपको अपनी पेंशन इनकम पे 10 साल जीना था। अब आपको वैसे ही 20 साल जीना है, आप उसको भी प्रीपोन करने की कोशिश कर रहे हो। आई थिंक द रियल क्वेश्चन इज, वाई डू आई वॉन्ट टू रिटायर सो अर्ली इन माई लाइफ? मैं ऐसा क्या कर रहा हूं जिससे मुझे मुक्ति चाहिए? और प्रोबेबली आसान नहीं है कहना, और मैं ये भी नहीं कहूंगा फिल्मों वाली बात कि वो करो जो आपको करने का मन करता है, बट थोड़ा बहुत चेंज, रोल में 10 20 30% का चेंज, थोड़ा रीअलाइनमेंट टू व्हाट यू रियली लाइक, उससे हो सकता है आप अपने रिटायरमेंट ईयर्स को 5 साल पुश कर दो, बिकॉज यू हैव स्टार्टेड एंजॉयिंग व्हाट यू डू। आई थिंक ये एक बेटर अप्रोच रहेगा। एक अगला सवाल, एक मिडिल क्लास की शायद सारी जिंदगी की सबसे बड़ा रिस्ट्रिक्शन और सबसे बड़ा प्रॉब्लम, हमने लोन लिया हुआ है, उससे मुक्ति कैसे पाए, या हम लोन ले रहे हैं उसको मैनेज कैसे करें, डेट मैनेजमेंट, डेट रिडक्शन।
ये एक बहुत बड़ा इशू रहता है। हाउ टू डू इट? देखो, इफ यू आस्क मी, और आप अगर लोन लेने जा रहे हो, हाँ कुछ लेजिटिमेट रीजंस होते हैं। आपको अपना पहला घर लेना है, इट्स अ ग्रेट डील। आपको एजुकेशन के लिए लेना है, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। इन्वेस्टिंग इन योर सेल्फ इवन बाय लेवरेज इज ग्रेट। लेकिन उसके अलावा अगर आप लोन ले रहे हैं तो द बेस्ट वे टू मैनेज योर लोन्स इज टू नॉट टेक इट। लो ही मत। टू मी, वो कॉस्ट जो लोन की होती है ना, हम लोन की कॉस्ट ना फाइनेंशियली देखते हैं, 12% में मिल रहा है, 15% में मिल रहा है। टू मी ये प्योर कॉस्ट नहीं है, ये तो सिर्फ फाइनेंशियल कॉस्ट है। उसके अलावा पीस ऑफ माइंड, शांति, वो कॉस्ट ना एक्सेल में, फाइनेंशियल कैलकुलेटर्स में दिखती नहीं है। द रियल कॉस्ट ऑफ लोन इज मच मोर। अवॉइड इट इफ यू कैन। अक्सर मुझसे पूछा जाता है कि हाउ टू जनरेट मंथली इनकम फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। हो सकता है कभी जो मेरी जॉब है, जो मेरा बिजनेस है, उससे सफिशिएंट इनकम ना आ रही हो, तो आई अंडरस्टैंड कि लोग सोचते हैं कि अगर मैं इन्वेस्ट करके अपनी इनकम को सप्लीमेंट कर सकूं स्टॉक मार्केट से या इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट से, कई मंथली इनकम प्लान्स होते हैं उनसे। द हार्ड ट्रूथ इज ये होने वाला नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरी सैलरी 50,000 है, मैं 10,000 20,000 रुपए महीना स्टॉक मार्केट से कमाने लगूं, हर महीने थोड़ा बहुत अमाउंट कमाने लगूं, होने वाला नहीं है। आप जो इन्वेस्ट करोगे वो भी डूबेगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट में ना रिटर्न्स आर नॉन लीनियर। वो हर महीने इतना इतना मिले, हर महीने 2% मिले, ये होने वाला नहीं है। इन द लॉन्ग रन आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा, लेकिन वो नॉन लीनियर होता है, वो चंक्स में आता है। एक साल में आपको 100% का रिटर्न मिल जाएगा, फिर 4 साल रिटर्न जीरो हो जाएगा। पिछले 1.5 साल से आप देख रहे हैं ना, रिटर्न्स नहीं है। उसके पिछले 3 साल बहुत अच्छे रिटर्न्स थे, उसके पहले कुछ साल रिटर्न्स नहीं थे। लेकिन जब हम मंथली या ईयरली इनकम डिराइव करने की कोशिश करते हैं तो वी आर रनिंग अगेंस्ट द क्लॉक। हम अपने ऊपर बहुत सारा प्रेशर डाल रहे हैं। तो एक तो रिटर्न्स आएंगे नहीं, दूसरा क्योंकि हमें मंथली इनकम चाहिए ही चाहिए, हम पैनिक करेंगे, ज्यादा रिस्क लेंगे, ना सिर्फ रिटर्न्स अफेक्ट होंगे बल्कि हमारा कैपिटल भी जाएगा। तो इसके पीछे नहीं पड़ना है। दूसरा होता है कि मेरे पास कुछ लमसम है और उससे मुझे महीने की इनकम चाहिए, क्योंकि मेरी एक्टिव इनकम अब खत्म हो गई है, मैं रिटायरमेंट के आसपास हूं। देखो, एफडी से थोड़ा बहुत ज्यादा रिटर्न आता है, बस साल भर या क्वार्टरली कंपाउंड ना होके वो मंथली आता है। तो मैं एक एग्जांपल दूं कि मान लो आपके पास 1 करोड़ की एफडी है, तो बिटवीन 6 to 7% आपको रिटर्न आएगा साल का, 6 या 7 लाख रुपए के आसपास, 50,000 रुपए महीना, मैं दूसरे शब्दों में कहूं, यानी 50-55 हजार रुपए महीना। तो मंथली इनकम प्लान्स ना कोई जादू की छड़ी नहीं होते। वो एफडी से 1% ज्यादा दे देंगे बहुत हुआ, तो 1.5% ज्यादा दे देंगे बहुत हुआ। तो ये रिटायरीज के लिए बहुत अच्छा है कि पेंशन आ रही है। लेकिन जब आप 25 30 35 साल के हो और आपके पास करोड़ों का कॉर्पस नहीं है, तो मंथली इनकम प्लान्स आपको अच्छे रिटर्न्स नहीं देंगे। 5 लाख रुपए पे अगर 6 7 8% ईयरली रिटर्न्स आपको मंथली डिवाइड होके मिल भी रहे हैं, क्या होना है उससे? मान लेते हैं आपके पास 10 लाख रुपए हैं और आपको कोई बहुत ही अच्छा प्लान मिल गया, बहुत ही अच्छा, जो आपको 8% का रिटर्न दे रहा है, 80,000 रुपए साल का। अब उसको आप 12 महीनों में अगर डिवाइड कर भी दोगे तो 5-6 हजार रुपए महीना आएगा। कुछ होना नहीं है 10 लाख रुपए डाल के भी। इसलिए ये जो मंथली इनकम प्लान्स होते हैं ना, ये रिटायरमेंट के लिए ठीक होते हैं। तो जो मिडिल एज प्रोफेशनल्स होते हैं, वो जब सोचते हैं कि नहीं हमें भी मंथली इनकम चाहिए, वो स्टॉक मार्केट में गैम्बलिंग करते हैं, एक्सेसिव रिस्क लेते हैं, गड़बड़ होता है। अगर आपको अपनी मंथली इनकम बढ़ानी है, आई नो इजियर सेड दैट डन, आपको या तो कुछ फ्रीलांसिंग करनी पड़ेगी, कोई आपकी हॉबी हो, आर्ट हो, उसको मोनेटाइज करना पड़ेगा, या स्किल एनहांसमेंट करके जॉब शिफ्ट या जॉब में प्रमोशन लेना होगा। वो जो ट्रेडिशनल रास्ते हैं ना, वही करना होगा। तो जब स्टॉक्स की इतनी बात हुई है ना, तो स्टॉक से जुड़ा एक सवाल मुझसे पूछा जाता है कि व्हेन टू सेल माय स्टॉक्स। ये सवाल आयरॉनिकली रिलेशंस में नहीं पूछा जाता कि व्हेन टू ब्रेकअप, व्हेन टू टेक डिवोर्स। ये जब आप एंटरप्रेन्योर होते हो तो अक्सर नहीं पूछा जाता। व्हेन टू सेल माय बिजनेस नहीं पूछते। ये सब लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स होती हैं, क्योंकि बिजनेस को बेचना मुश्किल है, रातों रात बेचोगे नहीं। स्टॉक मार्केट में 1 सेकंड में आपका बिजनेस बिकेगा नहीं पूरा। दूसरा, ब्रेकअप्स आर नॉट इजी, इमोशनल टोल होता है। डिवोर्स नॉट इजी, इमोशनल लीगल उसके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। स्टॉक्स को बेचना बहुत आसान है ना, तो हम बेच देते हैं, कॉस्ट ऑफ कन्वीनियंस। लेकिन वी नीड टू अंडरस्टैंड, जब आप स्टॉक्स खरीद रहे हो, यू आर एक्चुअली इन्वेस्टिंग इन अ बिजनेस। तो बिजनेस को आपको बेचना क्यों है बिना किसी सॉलिड रीजन के? 2-3 ही रीजन होते हैं।
आपको एक्सट्रीम कैपिटल रिक्वायरमेंट है, पैसों की जरूरत इतनी ज्यादा है कि अगर आप लिक्विडेट नहीं करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, तो ठीक है, हमने इन्वेस्ट किया ही क्यों है कि जब जरूरत आए तो हम निकाल सकें। ठीक है, बिजनेस इतना खराब हो गया है कि वो रिपेयर हो ही नहीं सकता, होप ही नहीं है, बेकार हो गया है वो बिजनेस, तब भी ठीक है। जिस रीजन से आपने इन्वेस्ट किया था वो रीजन अब एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे आप सोच रहे थे कि केबल टीवी से ना अगला रेवोल्यूशन होगा डीटीएच का, फिर एकदम से ओटीटीज आ गए, डीटीएच इररिलेवेंट होते जा रहे हैं। द रीजन, द कोर बिजनेस मॉडल नाउ नो लॉन्गर एग्जिस्ट, तो आप निकल रहे हैं, ये भी ठीक है। लेकिन सिर्फ इसलिए कि साल भर में अच्छा रिटर्न नहीं मिला, सिर्फ इसलिए कि अभी मोमेंटम ठीक नहीं है, अभी वो इंडस्ट्री में कोई टेम्पररी प्रॉब्लम चल रहा है, या आजकल ये कंपनी के बारे में बात नहीं हो रही है, नहीं, इसलिए नहीं निकलना है। और इसीलिए कि ये सब आपके साथ ना हो, अगर आपको लगता है आप वल्नरेबल हो ये सारी चीजों के लिए, देन इट्स गुड टू हैव अ रजिस्टर्ड प्रोफेशनल ऑन योर साइड, एंड फिनोलॉजी 30 कैन हेल्प यू बी मोर डिसिप्लिन्ड एंड इन्वेस्ट लाइक अ प्रोफेशनल। लिंक इन डिस्क्रिप्शन। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर हाँ तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नहीं तो फील फ्री टू डिसलाइक एंड टेल मी कि क्या आपको पसंद नहीं आया और क्या थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए था। अगर आप देखते हैं कि इनमें से कुछ सवाल आपके आसपास, आपके दोस्तों में, रिश्तेदारों में किसी को होते हैं, then this video will definitely help them. Please share it with them. This is Pranjal Kamra signing off. Bye bye.